फर्स्ट ऑफ ऑल असेसमेंट क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं। उसमें आप लोग देख लीजिएगा अगर कोई चीज़ आगे पीछे करने वाली है तो। ओके बच्चों, यू ऑल नो कि आप लोगों के अभी तक जो क्विजेस और असाइनमेंट्स हुए हैं ये एज अ सेशनल 40% इनका जो है वो एंड टर्म में काउंट होगा। यानी आपके पहले मुझे ये बताएं कि बायोकेमिस्ट्री 2 विदाउट लैब ले रहे हैं ना सब लोग? यस मैम, विदाउट लैब है। विदाउट लैब है। सो आप लोगों के जो सेशनल्स हैं ये 40% उसमें काउंट होंगे। अब इस 40% में आप लोगों के क्विजेज और असाइनमेंट्स को जो है वो एक स्पेसिफिक वेटेज के थ्रू यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। लाइक 40 मार्क्स में आप लोगों के क्विजेज कितने होंगे? बेस्ट 6 क्विजेज अगर सिलेक्ट होते हैं तो उसके 25 मार्क्स होंगे। लाइक जो फाइनल 40 मार्क्स हैं उसमें से 25 मार्क्स आप लोगों के क्विजेज के होंगे। ठीक है। सेकंड आपके पास है असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स की कैटेगरी में आप लोगों से मैंने चूंकि 4 असाइनमेंट्स लिए हैं, यहाँ पे मैं 3 असाइनमेंट्स काउंट करूंगी। असाइनमेंट 1, 2 एंड 3। और इन 3 असाइनमेंट्स के 10 मार्क्स होंगे। इस तरह से आप लोगों के टोटल 40 में से 35 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यहाँ पे बता दी। रिमेनिंग जो 5 मार्क्स हैं वो असाइनमेंट 4, जिसको यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट की हेडिंग में से काउंट करूंगी बिकॉज प्रेजेंटेशन जो है वो हम सेपरेटली ले रहे हैं, तो यहाँ पे असाइनमेंट 4 को एज अ प्रोजेक्ट लेके चलेंगे। तो 5 मार्क्स उसके हो जाएंगे। सो आप लोगों में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें अभी तक ये आइडिया नहीं होगा या उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया होगा कि उनके जो क्विजेस हैं, असाइनमेंट्स हैं और प्रोजेक्ट के 40 मार्क्स में से उनका फाइनल स्कोर कितना है। सो आई एम वर्किंग ऑन अ फाइल कि नॉर्मली पहले तो ऐसे होता था कि जी पोर्टल के ऊपर। जी अफनान, आपका क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि मैम ये आप 6 क्विज क्यों काउंट कर रही हैं? मैम इसको 5 ही रहने दें क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट्स हमने आज तक पढ़े हैं मैम उसमें बेस्ट 5 ही काउंट होते हैं। मैम ऐसे 6 में ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वेटेज भी 25 है। ठीक है, चलें बेस्ट 5 क्विजेस कर लेते हैं। मैंने इसीलिए आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि आप लोगों की भी जो सजेशंस हैं मैं देख के इसे आगे पीछे कर लिया जाए। ठीक है। सो टोटल 7 क्विजेस हैं जिसमें से आपके बेस्ट 5 क्विजेस होंगे और इन क्विजेस की जो फाइनल परसेंटेज है वो 25% होगी। क्लियर? असाइनमेंट्स 10% हो गई और असाइनमेंट 4 जिसको प्रोजेक्ट की जगह हम काउंट करेंगे इट विल कंट्रीब्यूट 5%। सर मैम आपने इतनी असाइनमेंट्स लिए हैं और सिर्फ 10% रखेंगी? टोटल 15% है। इतनी ज्यादा तो नहीं, सिर्फ 4 नहीं है। और मैम इतनी बड़ी थी। उन सबको काउंट करें। वैसे भी वो असाइनमेंट्स आपके कंटेंट्स में से थी और जिन टॉपिक्स में से थी उन टॉपिक्स की परसेंटेज मैंने आगे यहाँ पे अगर आप देखें ओपन बुक एग्जाम 35% वहाँ पे रखी है। सो अगर आप लोगों ने असाइनमेंट्स को खुद बनाया है, समझ के बनाया है, तो डेफिनेटली ये वाला जो पोर्शन है 35% है जिसकी, यहाँ पे आपको ये काफी चीज हेल्प करेगी। मैम वाइवा वाइज हमारा प्रेजेंटेशन से होगा या फिर ओपन बुक एग्जाम में से मैं होगा? 1 बाय 1 सारा कुछ आपको बताती हूँ। ठीक है, अभी सिर्फ सेशनल्स तक रहे। सेशनल्स की ये जो मैंने रखी है इसमें थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि क्विजेस को हम 20% कर लें और असाइनमेंट्स को यहाँ पे 15%। यस मैम, ये ठीक रहेगा। क्विज़ेस 20 कर दें। यस मैम, लुक गुड। ठीक है। नहीं मैम, हमारे असाइनमेंट्स में मार्क्स कम है, क्विज़ेस अच्छे हैं, फिर ऐसे तो सही अब नहीं है। जिनके असाइनमेंट्स में मार्क्स कम है उन्होंने तो खुद अपने साथ ज्यादती की है ना। ठीक है, क्विजेस तो चले एक पैटर्न शुरू से ही जो था डे 1 से डिसाइडेड आप लोगों ने उसी पैटर्न को लेके चलना था, लेकिन असाइनमेंट्स कंपैरेटिवली इजी थी। आप थोड़ा बहुत उस पर सर्च करके देख सकते थे। खैर इसको आप फाइनल समझे आप, क्योंकि इससे आगे पीछे नहीं होगा, क्योंकि क्विजेज आई थिंक सो कि आप लोग में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मिस भी हुए हैं। काफ़ी बच्चों ने 2 या 3 क्विजेज ऐसे हैं जो कि नहीं दिए हुए, तो थोड़ा बहुत जो है ये इक्वल अगर परसेंटेज हो जाएगी 20-20 तो उससे उनको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग इन असाइनमेंट्स और क्विजेस को खुद से नहीं पढ़ा तो डेफिनेटली ये जो 35% वाला पोर्शन है इसमें जाके आगे आपको प्रॉब्लम होगी। फिर सेशनल्स को फाइनल करते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों से ये कहा है कि एक्सक्यूज मी मैम। जी बच्चे। मैम आप इसे बस 5 से 7 मिनट डिले कर लेंगे, हम नमाज पढ़ लें। ओके बच्चों, 10 मिनट्स की ब्रेक के बाद हम सेशन को दोबारा से ज्वाइन करते हैं। ठीक है ओके मैम।
ओके, मैं दोबारा से असेसमेंट क्राइटेरिया की बात कर रही हूँ कि आप लोगों के जो सेशनल्स हैं ये 100 में से 40 मार्क्स इन सेशनल्स के होंगे, जिनमें हमने ये चीज़ डिसाइड की है कि क्विजेज जो हैं ये बेस्ट 5 सिलेक्ट होंगे। आपके 7 क्विजेज हो चुके हैं, जिसमें से बेस्ट 5 क्विजेज सिलेक्ट होंगे और इनकी जो फाइनल में वेटेज होगी वो 20 मार्क्स की होगी। इसके अलावा जो असाइनमेंट्स हैं उसमें असाइनमेंट 1, 2 और 3 15 मार्क्स इनके हो जाएंगे, और जो असाइनमेंट 4 है जो प्रोजेक्ट की जगह है इसके 5 मार्क्स होंगे। अब जैसे कि मैं ये कह रही थी कि आप लोग में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा कि फाइनल 40 में से वो किस उनका स्कोर जो है वो किस रेंज में आ रहा है। उनके 30 मार्क्स हैं, 31, 32 या 40 में से उनका जो फाइनल स्कोर है वो कितना है। सो इंशाल्लाह जैसे ही आप लोगों के सेशनल्स कंप्लीट होते हैं बाय द एंड ऑफ दिस वीक, सो आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन एन एक्सेल फाइल जिसमें मैं इन क्विजेस, असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट की जिस तरह से जी पोर्टल के ऊपर आप लोगों को जो है वो स्कोर पता चलता था, उसी तरह से मैं एक फाइल बना के तो फाइनल 40 में से हर स्टूडेंट का कितना स्कोर है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ताकि एंड टर्म एग्जाम से पहले आप लोगों को इस चीज़ का पता चल जाए कि आप लोगों ने इन 60 मार्क्स में से कितना जो है वो स्कोर लेना है अपने ग्रेड को, जिस ग्रेड का आप लोगों ने टारगेट रखा है उस ग्रेड तक जाने के लिए। तो इंशाल्लाह ये इस वीक इन चीज़ों को फाइनल करने के बाद मैं नेक्स्ट वीक इस फाइल पे भी काम करना स्टार्ट कर दूंगी। सो उसी तरह से जैसे आप लोगों के 7 क्विजेज हैं तो हर स्टूडेंट के बेस्ट 5 क्विजेज को सिलेक्ट करके उनके 20 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं ये उस फाइल के अंदर रिपोर्ट कर दूंगी। इसी तरह असाइनमेंट के 15 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं, प्रोजेक्ट के 5 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं, और इन सब का सम यानी 40 में से आप लोगों का जो फाइनल स्कोर है इट विल बी मेंशन्ड देयर। सो वहां से आप लोग इस चीज को जो है वो क्लियर कर लेंगे। ठीक है, सेशनल्स में तो कोई क्वेरी नहीं है? ओके। इसके अलावा वीकली बेसिस पे मैंने आप लोगों के क्विजेस, असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट वगैरह सबको ग्रेड करके वहाँ पे मार्क्स लगाए हुए हैं। दोबारा से कह रही हूँ, अगर किसी स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग इस फाइल को फाइनल करने से पहले यानी इस वीक तक अपने उन ग्रेड्स को दोबारा से देखें, चेक करें सबके जो है वो क्विजेस, असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट के मार्क्स लगे हुए हैं। अगर किसी क्विज में आप लोगों को लगता है कि मार्क्स नहीं लगे हुए या कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई किसी ने मुझे रिव्यू का कहा हुआ था और मैंने अभी तक वो नहीं किया, तो आप लोग मुझे इस वीक तक इस बारे में बता दें ताकि मैं उसके बाद जो है वो फाइनल उस फाइल को प्रिपेयर करूँ। सो सेशनल्स कंप्लीट। इसके बाद हम मूव करते हैं कि आप लोगों के जो फाइनल एंड टर्म है उसमें जो 60 मार्क्स हैं उन 60 मार्क्स को इस कोर्स में किस तरह से डिवाइड किया गया। यू कैन सी कि यहाँ पे जो आप लोगों की 3 कैटेगरीज हैं उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों की जो पहली कैटेगरी है ये प्रेजेंटेशन की है। प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स क्या हैं, प्रेजेंटेशन की कितनी परसेंटेज है, इसके मार्क्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, असेसमेंट क्राइटेरिया क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंटेशन को फाइनल करते हैं, उसके बाद बाकी। वालेकुम अस्सलाम जी बच्चे। कोई क्वेश्चन है? नहीं मैम, बस मीटिंग ज्वाइन की थी तो सलाम दे रही थी। वालेकुम अस्सलाम। ओके, सो ये 40 मार्क्स की जो कैलकुलेशन है, इसके बाद हम इन 60 मार्क्स की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंटेशंस। आप लोगों के जो फाइनल टर्म के 60 मार्क्स हैं इसमें से 15 मार्क्स प्रेजेंटेशंस के होंगे। अब प्रेजेंटेशंस के टॉपिक्स मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है जो कि मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इन 15 मार्क्स को मैंने फर्दर इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इनको देख लें ताकि कल को कोई स्टूडेंट अगर क्लेम करता है कि मैंने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी की थी, या नॉर्मली स्टूडेंट्स की ये आदत होती है कि वो कंपैरिजन करते हैं कि मुझे 15 में से 13 क्यों मिले हैं, उससे 15 में से 10 क्यों मिले हैं। सो दीज आर द 3 पैरामीटर्स जिनको देख के मैंने इन 15 मार्क्स को ग्रेड करना है। सो अगर कोई स्टूडेंट इन 3 पैरामीटर्स पे बहुत अच्छी तरह से पूरा उतरता है तो उसे पूरे 15 मार्क्स भी मिल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का जो प्रेजेंटेशन टॉपिक है उसकी आपने स्लाइड बना के उसे प्रेजेंट करना है, यानी आप लोगों के प्रेजेंटेशन के कंटेंट्स और द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, आप कितने अच्छी तरह से आपको अपने टॉपिक के ऊपर जो है वो ग्रिप है, आपने कितनी अच्छी तरह से इसे प्रेजेंट किया है। आई होप कि आप लोगों की क्लास में सब लोग जो है वो बहुत अच्छे प्रेजेंटर होंगे। सो इस कैटेगरी में सबको जो है वो फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, 5 मार्क्स अगर आप एक टॉपिक को लेके उस पर स्लाइड्स बना के अच्छे से उसको प्रेजेंट करते हो, इट मीन्स के 15 में से 5 मार्क्स आप स्कोर करने में जो है वो कामयाब हो गए। रिमेनिंग 10 मार्क्स कहाँ पे हैं, वो आप कैसे स्कोर कर सकते हो।
एट द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन, फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट को 15 मिनट्स मिले हैं फॉर प्रेजेंटेशन, सो एट द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन हर स्टूडेंट से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे रोल नंबर 1 है, उसने प्रेजेंटेशन एंड किया है, अब प्रेजेंटेशन एंड करने के बाद वो कहता है ठीक है यहाँ तक मेरा टॉपिक था, मैंने इसको जस्टिफाई कर दिया, अब अगर ऑडियंस में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। सो ऑडियंस फिर उससे मिनिमम 5 क्वेश्चन पूछेगी, बल्कि मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन ही अलाउड करूंगी। सो उन 5 में से वो कितने क्वेश्चन को आंसर करता है उस बेस पे उसके 5 मार्क्स ड्यू होंगे। यानी अगर एक स्टूडेंट है, उसने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया, प्रेजेंटेशन के बाद उससे 5 क्वेश्चंस पूछे गए, उसने 5 क्वेश्चंस के ही आंसर दे दिए और सारे आंसर्स ठीक थे, इट मींस कि उसने 10 मार्क्स सिक्योर कर लिए। अब यहाँ पे आप लोगों के जो 5 में से अगर कोई स्टूडेंट 4 क्वेश्चंस के आंसर करता है, 3 क्वेश्चंस के आंसर करता है, 2 क्वेश्चंस के आंसर करता है, जितने क्वेश्चंस ठीक होंगे उस बेस पे आप लोग यहाँ पे मार्क्स जो है वो अर्न करते जाओगे। सो अभी भी 15 में से 10 मार्क्स हैं, यानी जो थर्ड कैटेगरी है वो थोड़ी सी आप लोगों को परेशान करेगी। क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट अगर प्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट करने के बाद अगर उसने अपने क्वेश्चंस को आंसर कर दिया, इट डजंट मीन कि अब वो फ्री है। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने अपने कोर्स के दौरान इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, और वहाँ पे चूंकि इतना ज़्यादा सिलेबस होता था तो मैं इस चीज़ को जो है वो इंश्योर नहीं कर सकी कि सब लोगों से मैं क्वेश्चंस करके आप लोगों की पार्टिसिपेशन को जो है मैं जज करूँ। सो प्रेजेंटेशन में अगर एक स्टूडेंट प्रेजेंट करता है, अपना पोर्शन कंप्लीट करता है, उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर्स करता है, अब वो बैठ के बाकी स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशंस को सुनेगा, बिकॉज उसके अभी 5 मार्क्स ड्यू हैं, और वो 5 मार्क्स उसे तब मिलने हैं जब उसने बाकी प्रेजेंटर से क्वेश्चनिंग करनी है। यानी हर एक स्टूडेंट के पास 5 क्वेश्चंस हैं जो उसने बाकी प्रेजेंटर से पूछने हैं। बात समझ रहे हैं? ये 5 मार्क्स आप तब पूछेंगे अगर आप लोग, एक प्रेजेंटेशन एंड होती है, उसके बाद एक स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन करता है, तो मैं उस क्वेश्चन के जो है स्टूडेंट के नेम को जो है वो देखती जाऊंगी और साथ साथ जो है वो मार्क करती जाऊंगी कि इसने किस प्रेजेंटर से एक क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद एक नया प्रेजेंटर आ रहा है, उससे दोबारा उसने एक क्वेश्चन किया, इट मीन्स के 2 क्वेश्चन वो पूछ चुके हैं। सो मिनिमम आपने 5 क्वेश्चन जरूर पूछने हैं, जिसकी बेस पे फिर मैं आप लोगों के ये 5 मार्क्स जो है वो ऐड करती जाऊंगी। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन प्रेजेंटेशन में? सारे बच्चे 5 क्वेश्चन तो नहीं ना पूछ सकते, कितने क्वेश्चन ही नहीं होंगे, मतलब कितने बच्चे ही नहीं होंगे। होंगे, डेफिनेटली होंगे। एक स्टूडेंट सिर्फ 5 ही पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं। हो जाएंगे, परेशान ना हो। मैम एक स्टूडेंट ने, ठीक है मैम, स्टूडेंट से 5 क्वेश्चंस करने की, इंडिविजुअली किसी भी स्टूडेंट से 5 कर, मतलब एक कर सकते हैं। टोटल 5 कंप्लीट होने चाहिए ना? बस टोटल क्वेश्चन 5 कंप्लीट होने चाहिए। आपकी मर्जी है, आप एक प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, सपोज आपको बिल्कुल समझ नहीं है, आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, इट मींस कि आपने अपना क्वेश्चन जो है वो उसको अभी रख लिया कि मैं इससे नहीं पूछ रहा, मैं किसी और से पूछ लूंगा, ठीक है। सिर्फ 5 क्वेश्चंस आपने पूछने हैं, वो किसी भी प्रेजेंटर से हो सकते हैं, किसी भी टॉपिक से हो सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। ओके, और जरूरी तो नहीं ना कि वो उसी दिन हो, मतलब प्रेजेंटेशन, मतलब अगर नेक्स्ट डे भी अगर कंटिन्यू हो रही है तो हम नेक्स्ट डे भी आप लोगों की दोनों सेशंस के अंदर अटेंडेंस और उसके अंदर पार्टिसिपेशन ये काउंट होगी। अगर आपने फर्स्ट डे अपनी प्रेजेंटेशन दे लिया और आप चाह रहे हैं कि आज मेरा यहाँ पे कोई जो है वो क्वेश्चन नहीं है या आपको समझ नहीं आ रही क्योंकि आपने अपनी प्रेजेंटेशन पे ही उलझे हुए थे, सो नेक्स्ट डे आप सेशन को ज्वाइन करके उसमें अपने तरफ से जो है वो क्वेश्चन पूछ के अपनी पार्टिसिपेशन को कंप्लीट करते हैं। ओके मैम, ठीक है। वैसे मैम ऐसे तो किसी के डिडक्ट हो जाते हैं ना हमारी वजह से मार्क्स। नहीं, हाँ ये चीज होगी कि अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है तो मैं उस चीज को इंश्योर करूंगी कि वो क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ द वे ना हो या टॉपिक से काफी हटके या मुश्किल क्वेश्चन ना हो। जो वो प्रेजेंट कर रहे हैं उसी में से आप लोग कोशिश करें, वो जो ज्यादा मुश्किल किस्म के क्वेश्चन है उनको आप मेरे पे छोड़ दें, ठीक है। अपने एंड पे आप सिर्फ इतनी ही कोशिश करें कि आप उसकी सुन के जो वो समझाना चाह रहे हैं सिर्फ उसमें से क्वेश्चन पूछें। इस चीज को मैं इंश्योर करूंगी, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के भी मार्क्स हैं और जो प्रेजेंटर है उसने भी अगर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं तो ये चीज होनी चाहिए कि उससे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो लॉजिकल हो और उसके टॉपिक में से हो, ठीक है। ओके मैम, सही है मैम। तो ये आप लोगों के 15 मार्क्स इसके हो गए। अब मैं प्रेजेंटेशन टॉपिक्स एक दफा आप लोगों के सामने डिस्प्ले कर देती हूँ, LMS पे भी अपलोड कर दूंगी और उसके बाद हम बाकी जो 2 सेक्शंस हैं उसकी तरफ आते हैं।
सो ये आप लोगों के यहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन टॉपिक्स जो है वो इस तरह से ग्रुपिंग की फॉर्म में रखे हुए हैं। इट डजंट मीन कि आप लोगों ने जो प्रेजेंट करना है वो ग्रुप प्रेजेंटेशन होगी, बल्कि आपकी जो मार्किंग है वो इंडिविजुअल होगी। जैसे यहाँ पे ये जो टॉपिक है फर्स्ट, इसको मैंने फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो आप लोग इस टॉपिक को देखेंगे, ये जो फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स हैं, अब ये इनकी ड्यूटी है आपस में कम्युनिकेट करें, इस टॉपिक के कितने सेक्शंस बनते हैं उसे आपस में डिवाइड कर लें और अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन बनाएं। ठीक है, टॉपिक मैंने उसी हिसाब से रखा है, यानी टॉपिक जितना मैंने जिन स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, इट मींस कि उसमें इतने कंटेंट्स हैं कि 5 स्टूडेंट्स उसको प्रेजेंट कर सकें। सो आप लोग उसे किसी चैप्टर से देख सकते हैं, बुक के चैप्टर से देख सकते हैं, जनरल इंटरनेट से देख सकते हैं, उसके कंटेंट्स को आपस में डिवाइड करें और हर स्टूडेंट अपनी प्रेजेंटेशन बनाएगा। और द नंबर ऑफ स्लाइड्स जो है वो 8 to 10 इसके बीच में होनी चाहिए। मैम हम जैसे हम अपने ग्रुप बना नहीं सकते खुद से? काफी लड़ाई हो गई, फिर मुझे एक मैम डेढ़ ग्रुपिंग हफ्ता की जो है इसका इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि मैम प्रोजेक्ट में पॉलिसी में लिखा हुआ था कि जो ये प्रेजेंटेशन है वो ग्रुप में होगी, ये जो प्रोजेक्ट होगा। चले यहाँ पे मैं आप लोगों को ये रिलैक्सेशन दे देती हूँ कि कल तक अगर आप लोगों की ग्रुपिंग मुझ तक पहुंच जाती है तो मैं ये टॉपिक्स आप में डिवाइड करके ये फाइल फिर एलएमएस में अपलोड करूँगी। ठीक है, तो आज कितने बंदे हो? 5 और 6 आप लोगों के 44 स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने यहाँ पे आई थिंक 8 ग्रुप्स बनने हैं। ये मैं रुबाब को बता देती हूँ कितने ग्रुप्स बनाने हैं, उस हिसाब से आप लोग अपनी ग्रुपिंग कर लें। किसी ग्रुप में 6 हो सकते हैं, किसी ग्रुप में 5 भी हो सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं। मैम ये सही है। ओके मैम, और ठीक है, एक और ये बात बाकी ये आपको मिल जाएगी फाइल। आपस में कम्युनिकेट करना है, खासतौर पे आप लोग की एक क्लास फेलो है अफीफा, वो हमारे डिपार्टमेंट से नहीं है, केमिस्ट्री के स्टूडेंट है। सो ग्रुपिंग करते हुए किसी स्टूडेंट को आपने जो है वो इस तरह से इग्नोर नहीं कर देना, बल्कि सब स्टूडेंट्स को आपने एक ग्रुप के अंदर असाइन करके रुबाब आपने इस चीज को इंश्योर करना है कि 44 स्टूडेंट्स हैं, उनके नेम्स उस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट हो, किसी स्टूडेंट को मिस नहीं करना। ठीक है, यस मैम। आप लोग फिर ग्रुपिंग मेरे साथ शेयर कर लें, मैं टॉपिक जो है उस हिसाब से उसमें ऐड करके इस टेबल के अंदर, तो आप लोगों को ये एलएमएस में मैं अपलोड कर दूंगी। मैम अभी रुबाब मीटिंग में नहीं है तो मैं उसे बता दूंगी, वो आपको कल तक दे देगी। आप बता दीजिएगा, मैं दोबारा से प्रेजेंटेशन का एक दफा बता रही हूँ, इसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ आते हैं। प्रेजेंटेशन के आपके 60 मार्क्स में से 15 मार्क्स इंक्लूड होंगे, जिनको 3 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रेजेंटेशन का कंटेंट और स्टाइल 5 मार्क्स इसके हैं। एट द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन आप क्वेश्चंस को किस तरह से आंसर करते हो, 5 मार्क्स इसके हो गए। और इसके अलावा आपकी पार्टिसिपेशन जो है वो बाकी सेक्शन के अंदर 5 मार्क्स इसके हो गए। इस तरह से आप खुद से भी जो है वो एक मेरे ख्याल से ज़्यादा जस्टिफाइड इसलिए हो जाएगा कि अगर किसी स्टूडेंट के किसी एक जगह पे अगर उसने क्वेश्चनिंग प्रॉपर नहीं की या उसने क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दिए, तो उसे खुद ही आइडिया हो जाएगा कि मेरे यहाँ से मार्क्स डिडक्ट होने हैं। तो यहाँ पे फेवरेटिज्म वाली जो बात है वो निकल जाएगी। सो एक ये बात होगी। उसके बाद नंबर ऑफ स्लाइड्स की मैंने बात की थी, ग्रुपिंग करके आप लोगों ने मुझे बता देना है, ग्रुप में आप लोगों की प्रेजेंटेशन हो जाएगी। सो नंबर ऑफ स्लाइड्स जो है मार्किंग इंडिविजुअल होगी लेकिन प्रेजेंटेशन ग्रुप में हो जाएगी। नंबर ऑफ स्लाइड्स जो है वो 8 to 10 होगी और हर स्टूडेंट को तकरीबन 10 to 15 मिनट्स जो है वो प्रेजेंटेशन के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, ये आप लोगों की टाइम लिमिट होगी, इस चीज को नोट कर लें। सो प्रेजेंटेशन के बाद आप लोगों का जो मेजर सेक्शन है, दिस इज ओपन बुक एग्जाम या टेक होम एग्जाम, जिसकी परसेंटेज 35% है, यानी ये जो आपके 60 मार्क्स हैं इसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो इस ओपन बुक या केस स्टडीज बेस्ड एग्जाम की है। इसमें आप लोगों का ये 100% कंटेंट में से होगा। अब यहाँ पे इस चीज को इंश्योर करने के लिए मैंने इसकी परसेंटेज ज्यादा रखी है कि थ्रू आउट द सेमेस्टर आप लोग 3 to 4 मंथ से जिन कंटेंट्स को पढ़ रहे हो, जिन कंटेंट्स पे आपने क्विज़ेस दिए हैं, जिन कंटेंट्स पे आपने असाइनमेंट्स बनाई हैं, और फाइनली यही वो कंटेंट्स हैं जिनको आपने आगे जाके अपनी डिग्री के साथ जस्टिफाई करना है। कि अगर आप कहते हो कि मैंने बायोकेमिस्ट्री 2 का कोर्स लिया है और उसमें मैंने इन टॉपिक्स को पढ़ा है, इसलिए कि आप लोगों की वहाँ पे अच्छी तरह से जो है वो स्क्रीनिंग उस उन्हीं कंटेंट्स की बेस पे हुई है जो एजीसी हमें जो है वो फॉलो करने को कह रही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों की जो है वो परसेंटेज कंपैरेटिवली ज्यादा रखी है। जी अफनान। मैम ये क्वेश्चन है कि ये जो ओपन बुक होगा 35 मार्क्स का, ये जिस टाइप के आप क्विज़ेस में क्वेश्चंस देती हैं उस टाइप के होंगे या प्योर लॉजिक?
हाँ जी, मैं बिल्कुल उधर ही आ रही हूँ। यहाँ पे आप लोगों की जो ओपन बुक एग्जाम है, इसमें पहले तो आप देख लें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे। 10 to 12 क्वेश्चंस का आप मार्जिन रखें। और जैसे क्विजेज में आप लोगों की प्रैक्टिस कराई गई है डे 1 से, जो आप लोगों का पहला क्विज था, तब से ही मैंने वो रोड मैप इस तरह का सेट किया है कि आप लोगों की लर्निंग के साथ साथ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग को भी थोड़ा बहुत चेक किया जाए। तो यहाँ पे जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे वो 100% टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे। उनको आपने जो है वो समझ के, जो लेकिन टेक्निकल होने के साथ साथ मैं इस चीज़ की भी गारंटी दे रही हूँ कि वो आपके कंटेंट्स में थे। यानी ऐसा नहीं है कि मैंने बायोकेमिस्ट्री 2 में से कोई भी जो है वो बायोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट उठा के आप लोगों को दे दिया कि आप इंटरनेट से सर्च करें या किसी बुक से इसे फाइंड आउट करें और उसी में आप लोग जो है वो ढूंढने में लगे हैं। बल्कि आप लोग अपने कंटेंट्स को देखते हुए उनको पढ़ें, उनको समझें और उन्हीं में से आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे। जैसे क्विजेज में मैं एक आधा क्वेश्चन ऐसा टेक्निकल पूछ लेती हूँ, ठीक है। सो मैम लेकिन ये असाइनमेंट की तरह तो नहीं होगा ना? असाइनमेंट की तरह मतलब लेंथी या पाथवे? मतलब लाइक मैम असाइनमेंट में इस तरह का था कि कुछ क्वेश्चन मैम थे लाइक लेंथी वो क्वेश्चंस इनहिबिटर्स भी। वाला, मतलब वो इनहिबिटर्स वाला हम लोगों ने रिकॉर्डिंग में या फिर लेक्चर में नहीं था पढ़ा, लेकिन वो असाइनमेंट में क्वेश्चन था, तो वो सारा का सारा चैप्टर पढ़ के उसका आंसर करना था। तो जो हमने पढ़ा हुआ है सिर्फ वो वो ही आएंगे? इनहिबिटर ऑफ एटीपी सिंथेज की आप बात कर रहे हो? जी जी। वो चैप्टर में था और मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वो एक्चुअली मैंने खुद ही उससे स्लाइड्स के अंदर एंटर नहीं किया था बिकॉज मैं ये चाह रही थी कि आप लोग मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ठीक है। नो मैम आई कुडंट हियर अभी यू। भी कम है। जी बच्चों आप चेक कीजिएगा। मैम अभी भी सेम है। नो बहुत हल्की है। आप देख कर रही है या वैसे ही आ रही है? अब तो आ ही रही है। ओके। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं, जैसे असाइनमेंट में क्वेश्चन होते थे जो काफी लेंथी किस्म के या फिर पाथवे बेस्ड असाइनमेंट थी, उस तरह के क्वेश्चन नहीं होंगे लेकिन टेक्निकल होंगे। जहाँ तक क्वेश्चन है एटीपी सिंथेज के इनहिबिटर वाला क्वेश्चन, सो वो मैंने स्लाइड्स में खुद ही इस चीज को मिस किया था कुछ हद तक, लेकिन उसे अगर आप रिकॉर्डिंग देखें ना तो वहाँ पे मैंने ये चीज मेंशन भी की थी और आप लोगों से कहा था कि इसे आपने बुक से पढ़ना है विद रिस्पेक्ट। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। 12 क्वेश्चंस के आगे पार्ट्स भी होंगे? नहीं, एक आधे क्वेश्चन के पार्ट्स होंगे। वो डिपेंड करता है कि उसका आंसर, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका वन वर्ड आंसर है, ठीक है, सिर्फ कोई एंजाइम का नेम या मैंने एटीपी नंबर पूछा या इस तरह से, तो उस क्वेश्चन के पार्ट्स लाइक मैम आपने असाइनमेंट्स में भी जो क्वेश्चंस देती थी तो उसके कुछ आगे पार्ट्स होते थे और वो तो सारे बहुत लॉन्ग होते थे। लॉन्ग हो जाते थे। मैं इस चीज को ध्यान में रखूंगी कि आप लोगों के जब क्वेश्चन बनाओ तो ज्यादा से ज्यादा एक या आधा क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके पार्ट्स होंगे, बाकी क्वेश्चन जो हैं वो विदाउट पार्ट्स होंगे, ठीक है। यस मैम, फिर टाइम से डेट सबमिशन के आपने नेगेटिव मार्क्स रखे हुए हैं तो फिर ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। यस मैम, टाइम इशू ना हो क्वेश्चंस पे। तो टाइम उतना हो जिसमें आप लोग उसको आराम से अटेम्प्ट कर लें और उसके बाद एक्स्ट्रा जो है वो 30 मिनट्स इसके लिए हो जिसमें आप लोग फाइल बना के उसे जो है वो अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज है कि आप लोग सब लोग जो है वो इन क्वेश्चंस को, पहले मैंने ये बता दिया कि क्वेश्चंस टेक्निकल होंगे और इसके लिए आप लोगों को सिर्फ स्लाइड्स नहीं बल्कि चैप्टर्स को भी पढ़ना है। समटाइम्स इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि आप लोग स्लाइड के साथ साथ जो है वो चैप्टर को भी फॉलो करो। कोई पॉइंट्स जो है वो इंटेंशनली मैं मिस करती हूँ ताकि मैं उन स्टूडेंट्स को स्क्रीन कर सकूं जो कि चैप्टर को पढ़ के उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर करते हैं और जो सिर्फ स्लाइड्स पे रिलाय कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो एटीपी सिंथेज के इनहिबिटर वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो, इसमें भी यही चीज़ थी जिसमें मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने जो है वो बुक में शायद उस कॉन्सेप्ट को उस तरह से समझ नहीं सके, लेकिन मैम या पिक नहीं कर सके। हमने जो आपने कहा था कि जो आप लेक्चर में पढ़ाती हैं, और क्योंकि बुक में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया होता है तो हम सिर्फ वही वाले टॉपिक्स पढ़ते हैं, पढ़ते बुक से ही हैं जो कि आपने पढ़ाए। नेहा,
अगर आप लोग मेरे साथ चैप्टर शेयर करें ना, या मैं आप लोगों को वहाँ से हाईलाइट करके बता दूंगी, ये उसी सेक्शन में से था जो हम लोगों ने कवर किया था। उस सेक्शन की इवन फिगर्स जो है वो मैंने स्लाइड्स के अंदर ऐड की हुई, ठीक है। सो एक छोटा सा पॉइंट था वहाँ पे, उसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जी मैम। मैम जी बच्चे, मैम इतने टेक्निकल क्वेश्चन क्यों बना रहे हैं, फिर ओपन बुक क्यों लिखा हुआ है फिर वैसे फिर हम सारी बुक याद करनी पड़ेगी तो याद करनी पड़ेगी जी, नहीं समझनी पड़ेगी। फिर समझ नहीं पड़ेगी तो फिर मुझे टाइम तो लगना है, फिर ओपन बुक तो ना लिखें फिर। तो ये 3 से 4 महीने में आप लोगों को समझाया ही तो जा रहा है, और क्या हो रहा है। जिस तरह से आप लोगों को पढ़ाया गया है, जिस तरह से आप लोगों के मैम quizzes हुए हैं, सब सिलेबस उसी कम नहीं पैटर्न से होगा? होगा, इसलिए आप परेशान नहीं हो। मैम सिलेबस भी बहुत ज्यादा है, इतना मैम फिर सारे सिलेबस कम साइकिल्स नहीं भी होगा? देखो और सारे टेक्निकल क्वेश्चन मैम आप कितना करना हमें है। कुछ टॉपिक्स दे दें कि इनमें से मैं दे दूंगी। आप वाइवा के लिए मैंने Yes, ma'am, टॉपिक इसका स्पेसिफाई syllabus- किए हैं, लेकिन ओपन बुक एग्जाम में टॉपिक स्पेसिफाई नहीं होंगे। इसमें कंप्लीट मैम इस तरह आपको सिलेबस लेकिन बहुत मैम ज्यादा हो कुछ जाएगा। सिलेबस तो कम कर दें। मैम दूसरे कुछ भी सेक्शन में बहुत टीचर्स कम एक कर एक दिया दो दो सिलेबस। कर रहे हैं मैम, सब टीचर्स कुछ सिलेबस कम कर ही रहे हैं। मैम सर जैन तक ने जो बिल्कुल नहीं मानते, उन्होंने सिलेबस कम कर दिया, आप भी थोड़ा कर दें। यस मैम। मैम आप काइंडली आप टॉपिक्स दे दें। नहीं मैम, मतलब सिलेबस इसका बायोकेमिस्ट्री का बहुत ज्यादा है, कवर नहीं हो पाएगा। आप लोगों को ये एज तो है कि ओपन बुक है, और क्विज़ेस वगैरह दे के आप लोगों को ये भी आइडिया हो मैम करना तो वही, हमने समझ के हमने समझा होगा तो हम समझना तो आंसर्स पढ़ना तो करेंगे। सारी बुक बुक पढ़नी तो पड़ेगी। बुक में थोड़ी ढूंढ के आंसर लिखना शुरू कर देंगे, इतना टाइम एक नहीं है ना। चैप्टर एक्सक्लूड होगा, उसके अलावा ठीक है। मैम आप वो बायो एनर्जेटिक्स वाला जो स्टार्ट वाला चैप्टर है वो। यस मैम, वो वाला तो पक्का एक्सक्लूड कर मैम दें। आप सिर्फ मिड से पहले वाला जो जितना सिलेबस है वो एक्सक्लूड कर दे, मिड से बाद वाला सिलेबस आप इंक्लूड कर दे। यस मैम यही करें। यस मैम, जब हम फाइनल देते थे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में तब भी यही होता था। मैम हम लोगों ने काफी टॉपिक्स के क्विजेस तो दिए हैं हमारे वहाँ पर, तो हमारी मार्किंग कवर हो गई है उन टॉपिक्स की। क्योंकि एक चैप्टर की कैटाबॉलिज्म भी है, एनाबॉलिज्म भी है, तो वो कैटाबॉलिज्म भी देखो, फिर एनाबॉलिज्म भी देखो, वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मिड से पहले वाला इंक्लूड हो जाएगा और मिड के बाद वाला इंक्लूड हो जाएगा, तो वो इजी हो जाएगा। इसके अलावा मैम ऐसा करें, मिड से पहले वाला वाइवा के लिए रख दें, मिड से बाद वाला नहीं मैम, वाइवा का तो ठीक है, आप बस इसका ओपन बुक का थोड़ा कम कर दें। चलें देख लेते हैं, अभी मैं इनके कंटेंट्स आपके साथ शेयर करती हूँ, वहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। इसके अलावा कोई और बात मैम? मैम जी कायनात बोले। मैम एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए, वो जो आपने बोला प्रेजेंटेशन का ग्रुप? 6 स्टूडेंट्स कर लें या 5 कर लें, वैसे कोशिश यही करें कि 6 हो जाए। और मैम स्लाइड्स किस तरह से, मतलब सबकी एक ही फाइल होनी चाहिए पावर पॉइंट की, या सब अपनी अपनी स्लाइड्स बनाएंगे, मतलब हम टॉपिक डिवाइड करें? टॉपिक डिवाइड करें, हर कोई अपने अपने स्लाइड्स बनाएगा, उसके बाद आप उन्हें एक फाइल में कंबाइन कर लें, और वो मुझे आप लोगों ने अगर 24 को आपकी प्रेजेंटेशन है तो 23 तक मेरे साथ शेयर कर दें। मतलब प्रेजेंट हम एक ही फाइल करेंगे? हाँ जी, उसमें टॉपिक सब लोग, जैसे आपका जहाँ पे टॉपिक एंड हो रहा है उसके बाद एक ब्लैंक स्लाइड ऐड कर लें, नेक्स्ट प्रेजेंटर का नेम लिखें और आगे उसकी स्लाइड्स ऐड कर लें। बट मैम टोटल स्लाइड पूरे ग्रुप की 10 होनी चाहिए या एक स्टूडेंट की 10 होनी चाहिए? 10 मैंने मैक्सिमम कहा है। अगर आपको लगता है कि आप अपने टॉपिक को 5 to 8 स्लाइड्स में कवर कर सकते हैं तो इट्स गुड। मैम पर जी पर स्टूडेंट। ओके। एक ही टॉपिक को डिस्ट्रीब्यूट करना है हम लोगों ने उस ग्रुप के अंदर, और फिर सबकी अलग-अलग 10 स्लाइड्स होंगी। बिल्कुल, टोटल 8 टॉपिक्स हैं, लेकिन हर एक टॉपिक को मैंने इस तरह से जो है वो डिजाइन किया है कि उसको फर्दर उसकी जो सब सेक्शंस हैं वो 5 to 6 स्टूडेंट्स के अंदर डिवाइड हो सके। जैसे सपोज एक टॉपिक है इंसुलिन सिग्नलिंग एंड इट्स इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म। सो इंसुलिन का सिग्नलिंग मैकेनिज्म अलग है, इंसुलिन का रिलीज और उसके बाद उसका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर इफेक्ट जो है वो 2 स्टूडेंट्स आपस में डिवाइड कर लें, और फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर जो इफेक्ट है वो बाकी स्टूडेंट्स डिवाइड कर लें। तो कंटेंट्स को मैंने उसी तरह से प्लान किया है कि वो 5 to 6 स्टूडेंट्स के दरमियान जो है वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो सके।
हाँ जी, बाकी लेकिन मैम इस तरह मतलब ओवरऑल एक ग्रुप की प्रेजेंटेशन की जो है वो स्लाइड्स मतलब एक बंदे की 10 होनी चाहिए या टोटल प्रेजेंटेशन की 10 स्लाइड्स? एक स्टूडेंट की जो है वो 8 to 10 होनी चाहिए। 10 तक आप कोशिश करेंगे ना जाए, 5 to 8 के अंदर उसे वाइंड अप करें। ठीक है, 10 मैंने मैक्सिमम एक नंबर रखा है कि समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें लगता है कि इसमें ये चीज ऐड कर लूँ तो थोड़ा ज्यादा बेहतर हो जाएगा, या आपने नेम्स या एंड पे थैंक यू स्लाइड ऐड कर देते हैं, तो उस केस में मैंने कहा है कि आप लोग वो 10 से ज्यादा ना करें। मैम ये 8 बजे तक कर दें, हमारा 8 बजे क्विज। हाँ जी, बस अब एंड होने ही वाला है। मैम कायनात, अफनान और किरण, आप लोगों के क्वेश्चंस है 1 बाय 1 पूछे, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो इसके टॉपिक्स की तरफ जाते हैं और वाइवा वॉस का जो सिलेबस है उसे फाइनल करते हैं। जी किरण। मैम जो सा हमारा ओपन बुक एग्जाम होगा तो उसकी सबमिशन के लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा? क्योंकि मैम बहुत टाइम लगता है, पहले तस्वीरें लो, फिर बिल्कुल, उनके लैपटॉप में मैं डालो, यही चीज कह रही फिर हूँ उनकी जो है फाइल कि आप बनाओ, फिर लोगों का जो सबमिट करो। एग्जाम है उसका टाइम इसी तरह से रखा जाएगा। अगर मैं 10 to 12 क्वेश्चंस कह रही हूँ तो वो 10 to 12 क्वेश्चंस मैं इस तरह से बनाऊंगी कि 2 घंटे के अंदर या 2.5 घंटे के अंदर वो खत्म हो जाए, और जो एक्स्ट्रा 30 मिनट्स होंगे वो आप लोगों के सिर्फ इसीलिए होगा। अब मैंने यहाँ पे इस चीज को इंश्योर करने के लिए, समटाइम्स आप लोग अटेम्प्ट कर रहे होते हो, किसी का लाइट इशू है, लैपटॉप ऑफ हो गया है, सो मैंने इस चीज की ये रिस्ट्रिक्शन रखी है। अगर आप यहाँ पे चेक करें कि हर एक स्टूडेंट ने ये जो ओपन बुक एग्जाम है इसे पेपर के ऊपर सॉल्व करना है। मैंने वर्ड की फाइल एक्सेप्ट नहीं करनी, बल्कि आप लोग इसे पेपर पे सॉल्व करोगे, MS वर्ड अलाउड नहीं है, और उसके बाद इसकी पिक्चर्स लेके मेरे साथ शेयर करोगे। ये इसलिए है क्योंकि समटाइम्स अगर आप लोगों के पास लाइट या कनेक्टिविटी कोई इशू है तो आप लोग जब पेपर पे सॉल्व कर रहे हो तो उसकी पिक्चर लेके कम से कम आप व्हाट्सएप कर सकते हो, या ईमेल तो मोबाइल डाटा से इजीली हो जाती है। तो आपने जो है वो वर्ड की बजाय पेपर पे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करना है, स्टार्ट से, ताकि टाइमिंग्स का इशू वहां पे ना आए। हाँ जी अफनान। मैम जो हमारा वाइवा होगा वो हमारा टॉपिक से रिलेटेड होगा, जो हमारी प्रेजेंटेशन होगी तो आप वाइवा के टॉपिक्स अलग हैं, वो आपके कंटेंट्स में से होंगे। आप लोगों का जो वाइवा और ओपन बुक एग्जाम है ना, ये जो 2 पोर्शंस हैं, ये डेट शीट के थ्रू आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। यानी जिस दिन आप लोगों का ओपन बुक एग्जाम है, 3 घंटे में एग्जाम दे के आप फ्री हो गए, और उसके फौरन बाद आप लोगों का वाइवा वॉस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। मैं ये इसके बाद डिस्कस करने वाली थी, आपने क्वेश्चन पूछे, मैं दोबारा बता देती हूँ। ठीक है जी अफनान, आप तो आप वाइवा के यही टॉपिक कह रहे हैं। साइन कर दीजिएगा ताकि हम उसकी थोड़ी तैयारी कर लें। ओके, मैं करती हूँ जी। मैम यही कहना था सिर्फ कि मैम जैसा ओपन बुक एग्जाम है, आप चाहे सारा कंटेंट रख लें, लेकिन ना आप चाहे इसको थोड़ा सा स्लाइड में से बना लें, क्योंकि मैम कुछ एवरेज स्टूडेंट्स भी हैं, और असल में हमारे साथ इशू ये आ रहा है कि हमारे साथ ना लैब शुरू करवा दी गई है हमें। हमारे मैम ये 2 वीक्स में लैब्स भी हैं, उसके क्विजेस भी हैं, फिर मैम उसका प्रोजेक्ट भी है, उसका वाइवा भी है। मैम हमारे साथ इशू ये आ रहा है कि हमारी लैब को शुरू करवा दिया गया है इस टाइम में, और हम मैम प्रेजेंट भी करना है। अब जिस दिन आपकी प्रेजेंटेशन देनी है ना, उस दिन हमने मैम प्रोजेक्ट भी सबमिट करवाना है, हमने आपको प्रेजेंटेशन भी देनी है, और हमने मैम उसका क्विज भी देना है लैब्स का। हमारा ये इशू आ रहा है। इसके जो कंटेंट्स हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। जो टॉपिक्स मुझे लगता है कि ऑलरेडी मैं कवर करा चुकी हूँ, या जो आप लोगों की प्रेजेंटेशन में कुछ हद तक कवर हो जाएंगे, उनको फिर हम ओपन बुक एग्जाम में थोड़ा सा उनकी जो परसेंटेज है वो कम कर देते हैं। नहीं मैम, आप चाहे ओपन बुक में पूरा दे दें, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको ये है कि अगर थोड़ा सा आप बुक रीडिंग पे ना लेके जाएं तो थोड़ा सा हमारे लिए भी कन्वीनियंट हो जाएगा, क्योंकि मैम थॉरली पूरी बुक पढ़ना, मैम 6 सब्जेक्ट्स हैं उनको चलाना है, और फिर मैम अब ये लैब्स का इशू आ रहा है, असल में 2 लैब्स हैं और दोनों को साथ साथ लेके चला रहे हैं। क्वेश्चंस इतने ज्यादा टेक्निकल ना हो मैम ये थोड़ा सा आप कर लें, ये कहना चाह रहे हैं कि आप क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लीजिएगा, हम सॉल्व कर लेंगे, टाइम भी ठीक है, 3 आवर्स इनफ होते हैं। और अगर आप कहेंगी तो मैं इनको एक आसान तरीका बच्चों को शेयर कर दूंगा। मोबाइल में कैम स्कैनर एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लें, उससे फौरन पिक्चर लें, उसको PDF में वो खुद ही कन्वर्ट कर देता है, और वो 5 मिनट में मेल कर देता है। वो मैं आप कहेंगी तो मैं इनको वो कन्वे कर दूंगा सारा सिस्टम। चले इसमें लेकिन फिर आप थोड़ा सा कर क्वेश्चंस में कर लें कि कंटेंट्स को फिर मैं चेंज नहीं करती, लेकिन इसमें हम लोग ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी वेटेज इस तरह से कर लेते हैं कि 70% आप लोगों के जो है वो प्योर टेक्निकल क्वेश्चन होंगे,
और 30% जो है वो आप लोगों के सिंपल क्वेश्चन जो हैं जिसमें आपसे कोई पाथवे या जैसे असाइनमेंट में सिंपल से क्वेश्चन होते थे या क्विज में कोई एक आधा क्वेश्चन होता था कि आपसे कोई रिएक्शन पूछ लिया जाता था कि अलोंग विद स्ट्रक्चर इसे ड्रॉ करें। सो 30% आप लोगों की जो है वो सिंपल लर्निंग को चेक करने के लिए ये क्वेश्चन होते हैं। ये ठीक है? ठीक है मैम, क्योंकि असल में इसमें प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट होना तो फिर भी कवर हो जाती है एक चीज़, लेकिन इसमें प्रेजेंटेशन है, जाहिर बात है एक सब्जेक्ट वैसा है तो फिर ओपन बुक एग्जाम मुश्किल होती है। ठीक है, लेकिन फिर अब मैं ये ओपन बुक एग्जाम में से जो कंटेंट्स हैं उनको कम नहीं कर रही। कंटेंट्स आप लोगों के उतने ही रहेंगे जो आप लोगों ने सारे के सारे कोर्स के अंदर पढ़े हैं, लेकिन क्वेश्चंस की जो रेशियो है वो थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाएगी कि टेक्निकल क्वेश्चन के साथ साथ सिंपल आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं, जो लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन हैं, उनको भी अंदर ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंटेशंस को मैंने डिस्कस कर मैम, लिया। में लास्ट सेमेस्टर है, इसको खत्म हाँ जी, करते वो हैं मुझे कि आइडिया आपसे है, आप लोगों में ये से काफ़ी रिक्वेस्ट सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस कोर्स को रिपीट भी कर रहे हैं, तो मैं मेरी यही कोशिश होगी कि उन लोगों को जो है वो ज़्यादा तंग ना किया जाए, लेकिन फिर भी एक फेयर वे होना चाहिए ग्रेडिंग का। तो आप लोग इंशाल्लाह अगर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो अच्छा स्कोर गेन कर लेंगे। सो प्रेजेंटेशन के मार्क्स, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। जी, किसी और का क्वेश्चन है? मैम फिर भी एक दो चैप्टर कम तक करा दें। नहीं, चैप्टर नहीं अब कम होगा, ठीक है, आसान हो मैम वो जो एग्जैक्ट मैम फिर परसेंटेज 50-50 रख देना, फिर 50% टेक्निकल और 50% फिर ऐसा कर लो। मैम आप चाहे क्वेश्चंस की ना करें लेकिन सिलेबस कम कर दो। मैम मेल आपको करनी है मैम उस सिलेबस बेस से हम लोगों ने प्रिपेयर पढ़ा होगा कर तो हम लेंगे। टेक्निकल भी कर लेंगे और दूसरे सिंपल भी कर यस लेंगे, मैम, लेकिन जब सिलेबस कम होगा ना। सिलेबस ज्यादा इतना होगा ज्यादा तो होगा तो प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं होगी। क्वेश्चंस का मसला नहीं कि आप जिस तरह की भी दें। यस मैम, बहुत ज्यादा चैप्टर्स हैं। नहीं मैम, मैम ये वैसे 70% टेक्निकल सिलेबस भी बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा है मैम, टेक्निकल का इश्यू नहीं है, आप बस सिलेबस थोड़ा कम कर दें। अच्छा यस चलें, मैम। अब वाइवा की तरफ आ जाएं। इसका सिलेबस मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है उसको देखें। तो ये आप लोगों के पास चैप्टर्स हैं। एक मैम मेल आपको करनी है? हाँ जी, मेल डायरेक्ट मुझे करनी है। मतलब वो पेपर पे जो हम लिखेंगे सारा एग्जाम वो पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके आपको मेल करनी है। बिल्कुल, और यहाँ पे एक और चीज़ आप नोट करें जो कि आप लोगों के क्वेश्चन की वजह से मैंने मिस की है कि आप लोगों का जो टेक होम एग्जाम है उसकी मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऑन टाइम सबमिशन ज़रूरी है। अगर आप सबमिशन ऑन टाइम नहीं करेंगे इट मीन्स के नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती जैसे क्विज़ेस में होता रहा है कि आप लोगों का अलाउड टाइम जो है वो 1 आवर है तो 1:30 या फिर 2 आवर्स के बाद भी जो है वो स्टूडेंट्स मेल कर रहे होते थे। तो डेफिनेटली वो मेल एक्सेप्ट तो हो जाएगी, लेकिन फिर आप लोग ये भी माइंड में रखेंगे कि आप जितना लेट होंगे उस बेस पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो इसकी जो बेसिक रीजन है वो ये है ताकि सब स्टूडेंट्स को एक जैसा टाइम मिले, उस टाइम के अंदर वो अटेम्प्ट करें और उसके बाद उनकी जो है वो ग्रेडिंग हो, ताकि एक फेयर वे में जो है वो सबके साथ जो है वो अच्छे तरीके से ग्रेडिंग हो सके। किसी को भी जो है वो एक्स्ट्रा टाइम ना दिया जाए या इस तरह की किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस ना कराया जाए जो कि बच्चों के अंदर जो है वो नेगेटिव चीज़ों को लेके आगे चले। तो मैम मेरे जी 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 मैम एक क्वेश्चन है मैम, अगर हम लोगों ने ये LMS के ऊपर अपलोड करना हुआ जो हमारा ये ओपन बुक एग्जाम है, तो मैम वहाँ पे जो 3 MB से वर्क की फाइल LMS पे आप लोग अपलोड ही नहीं होती, सारी चीजें उसके लिए तो हमें फाइल को पहले कंप्रेस करना पड़ेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, LMS पे आप तो अपलोड मैम ही हम नहीं आपको करेंगे। ईमेल करेंगे? मैंने ऑप्शन ही ईमेल की रखी है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि फाइल आप लोगों ने जो है वो डायरेक्टली मुझे मेल करनी है, ईमेल करनी है, आपने इसको अपलोड नहीं करना। ठीक है मैम, आप जो है वो मैम फिर क्वेश्चन आप की इस तरह हमें बनाइएगा ना कि इनके आंसर जितने हो, क्योंकि क्विज़ेस में भी आंसर थोड़े लॉन्ग होते थे, इस वजह से हमें टाइम लग जाता था लिखने में। ठीक है जी, ऐसे ही बनाएंगे जिनके आंसर शॉर्ट हों और उस बेस पे आप लोगों के जो है वो ग्रेडिंग हो जाए। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं होगा। जो सिंपल क्वेश्चन है उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जो टेक्निकल क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों के एक लाइन में या फिर ज्यादा ज्यादा 2 to 3 लाइंस के अंदर आपने उस क्वेश्चन को आंसर करना। तो टेक्निकल क्वेश्चन में आप लोगों को ये एज मिल जाएगा कि उनको सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपने क्वेश्चन को समझना है और उसका आंसर देना है। वो आंसर 1 वर्ड भी हो सकता है, 1 लाइन या फिर 1 पैराग्राफ के अंदर हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो सिंपल क्वेश्चन है वो थोड़े से इस तरह से हो सकते हैं कि उनको सॉल्व करने के लिए आपको डिफाइन भी करना है, रिएक्शन भी लिखना है, उसके एंजाइम के कोफैक्टर और इन चीजों को भी आपने देखना है। ठीक है,
ओके मैम। तो आई थिंक सो मैम हम आपकी मेल का ही रिप्लाई के अंदर हम इसको सेंड कर सकते हैं ताकि हमें ये हो कि आप ही को मेल गई है, क्योंकि अक्सर ये मिसहैप हो चुके हैं कि बिल्कुल ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि उससे ये होगा कि मेरे पास भी ज्यादा ईमेल्स का रश नहीं आएगा, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है आप ईमेल करते हो, मैं उसके 2 या 3 दिन बाद अगर ग्रेडिंग स्टार्ट करती हूँ तो सम स्टूडेंट्स की जो ईमेल है वो मेरी नज़र से गुजरती नहीं है, क्योंकि मैं पहले ओपन कर चुकी होती हूँ। तो उसी ईमेल के रिप्लाई में जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सेंड करूंगी, मैं उसमें इंस्ट्रक्शंस लिख दूंगी, उसके रिप्लाई में ही सब स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी फाइल्स को अटैच करेंगे, ताकि मैं सिर्फ उसी ईमेल को ओपन करूँ और वहां से 1 बाय 1 आप लोगों की फाइल देख के तो मैं उससे ग्रेड करती जाऊँ। ठीक है? यस मैम। तो अब इसके सिलेबस की तरफ आ जाते हैं मैम और जी बच्चे जल्दी से। हाँ जी जल्दी कर रही हूँ मैम तो आप ये कवर कर दें जल्दी से, 2 मिनट बाद हमारा क्विज है। मैं बस यहाँ पे वाइवा का बता देती हूँ कि वाइवा आप लोगों का उसी डेट पे होगा। ये आप लोगों को जैसे ही डेट शीट मिलेगी तो उसमें पता चल जाएगा कि किस डे पे आपका एग्जाम है। एग्जाम डेट पे ही आप लोगों का वाइवा होगा और वाइवा में हर एक स्टूडेंट से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे, क्योंकि आप लोगों को जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं और जो बाकी क्वेश्चंस हैं उसके थ्रू आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे चेक हो जाएगी। तो बाकी जो सिंपल चीजें हैं, जो कॉमन चीजें हैं, जो कि नॉर्मली किसी स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर पूछ ली जाती हैं, जो कि बंदे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये तो जनरल नॉलेज की चीजें आप लोगों की फिंगर टिप्स में होनी चाहिए, उस किस्म के सिंपल क्वेश्चन जो हैं वो आपसे वाइवा वॉइस में पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द मैम आप 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन कर दें, ताकि किसी का अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो फिर उसके पास ऑप्शन हो ज्यादा। अगर 2 मार्क्स का करेंगे तो करता है ना यहाँ पे असल में, अगर हर एक स्टूडेंट से 5 क्वेश्चंस करने हैं, कम से कम उसे जो है वो 5 to 10 मिनट्स तो लग जाएंगे। तो इस चीज को देखते हुए क्वेश्चंस मैंने इस तरह से प्लान किए हैं। इतने ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होंगे। लेकिन मैम इस तरह तो अगर किसी का क्वेश्चन गलत हो गए तो उसके तो 4 मार्क्स ऐसे उड़ जाएंगे। इतना परेशान क्यों हो रहे हैं आप लोग? फिर उसकी फाइनल भी तो परसेंटेज भी तो 10 ही लगेगी। मैम प्लीज बात सुने। सुनाए। मैम हमारा 8 से 10 तक है, तो फिर हम क्विज दे के आ जाएं, आप तब बता दिएगा। हाँ जी आप क्विज दे लें, उतनी देर जो बाकी आप लोगों की चीजें रह गई हैं वो आप रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा, मैं इसे LMS पे अपलोड कर दूंगी। ठीक है? हाँ जी बच्चों, अब ये आप लोगों के पास फाइनल कोर्स है जो आपने बायोकेमिस्ट्री 2 में पूरे सेमेस्टर में कवर किया। मैम सिलेबस कम कर दे, हमारा बहुत ज्यादा है। सिलेबस कम कर दे मैम ये तो मैम सिलेबस कम कर दें। यस मैम हम पे प्लीज थोड़ा तरस खा लें। मैम प्लीज बहुत ज्यादा है। मैम प्लीज सिलेबस कम कर दें। हमारी तो अभी तक बाकी सब्जेक्ट की असेसमेंट्स ही नहीं खत्म हो रही, मतलब तैयारी हमने कब करनी है, कोई हमारा सोच ही नहीं रहा। मैम इतना बर्डन है, प्रोजेक्ट्स दिए जाते तो हम कुछ जानते भी नहीं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर दें प्लीज। अब क्या रिलैक्सेशन चाहते हैं आप लोग इससे ज्यादा? मैम 1-2 चैप्टर कर दें, मतलब कर दें। मैम आप मिड से पहले वाला सिलेबस एक्सक्लूड कर देना। यस मैम प्लीज। मैम वाइवा भी हम उनका कर लेंगे या जो भी। मैम देखिए अगर इतना पोर्शन पॉइंट एक्सक्लूड कर दें। मैम देखें अगर अगर ऑन कैंपस पेपर होता था तो हमें सिर्फ एक सिलेबस तैयार करना होता था, लेकिन अब इस तरह यहाँ इस तरह जब पेपर देने पड़ रहे हैं तो हमें प्रेजेंटेशन भी तैयार करनी पड़ रही है और वाइवा भी प्रिपेयर करना पड़ रहा है। सिलेबस ऑलरेडी हमारे जाने ओपन बुक पेपर का कोई फायदा नहीं है, हमें कुछ नहीं मिलता आपके क्वेश्चंस का। इसमें ये हो सकता है, मेरी भी बात सुन लें, अगर आप लोग कहते हैं तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं बायोएनर्जेटिक्स, ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, सिर्फ ये एक्सक्लूड हो सकते हैं, क्योंकि उसके बाद वाला अगर आप देखें तो ये सारा आफ्टर मिड ही है। क्या कहा मैम? ये अमाइनो एसिड तो सिर्फ स्लाइड से ही करना है ना, आपने कहा था। अमाइनो एसिड इसके जो पाथवे थे, कहा था कि इसके जो फर्स्ट 2 सेक्शंस हैं 18.1, अगर रिकॉर्डिंग आप देखेंगे 18.1 एंड 18.2 से आपने चैप्टर से यस मैम। बाद आगे जो पाथवेज हैं वो सिर्फ आपने स्लाइड पे। यस मैम पाथवेज की बात कर रही हूं मैं। इसी तरह इस अमाइनो एसिड निकाल दें। यस मैम। मैम लास्ट चैप्टर आप वाइवा के लिए छोड़ दें। न्यूक्लियोटाइड्स वाला
यस मैम, क्योंकि मैम ये आप एंड में पढ़ाएंगी तो हमें याद भी रहेगा सबसे। इसमें ये हो सकता है, चलें अभी प्रिंसिपल्स ऑफ बायोएनर्जेटिक्स, ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, न्यूक्लियोटाइड में फिर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म वाला जो लेक्चर मैंने कवर कर लिया है वो इंक्लूडेड होगा। सिर्फ जो पाथवेज मैंने अब थर्सडे और फ्राइडे को पढ़ाने हैं उनको एक्सक्लूड करें, इससे ज्यादा नहीं, काफी हो गया। ओके मैम। मैम समझ नहीं आए, रिपीट कर दें प्लीज। जो टॉपिक्स हाईलाइट है वो इसमें मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नाइट्रोजन एसिमिलेशन में लिख देती हूँ ताकि कोई स्टूडेंट इस चीज को कंफ्यूज ना करे। नाइट्रोजन एसिमिलेशन इंक्लूडेड है, ठीक है मैम आपकी आवाज चली, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। मैम प्लीज रिपीट कर दें, आपका ये कट गया। यस मैम। टॉपिक्स मैंने हाईलाइट किए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर 13, एक मैंने इसको एक्सक्लूड किया एंड टर्म एग्जाम के लिए, ठीक है। चैप्टर 14 में आपके पास 3 टॉपिक्स हैं, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। इसमें से ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस को एक्सक्लूड किया है, ठीक है। इससे आपकी प्रेजेंटेशन और क्विज़ेस हो चुके हैं। इसके अलावा आपके पास जो फाइनल है, या ऐसा करते हैं न्यूक्लियोटाइड वाले को रहने देते हैं, टीसीए साइकिल को एक्सक्लूड करते हैं। मैम जो याद है आप वही निकाल दें। मैम ये तो हमें टीसीएस साइकिल याद है हमें। टीसीएस साइकिल ना निकाले, पहले हमने ग्लाइकोलिसिस पे कॉम्प्रोमाइज किया, वो हमें इतना अच्छा था। न्यूक्लियोटाइड्स वाला सही है मैम, न्यूक्लियोटाइड्स वाला निकाल दें, वो सही है। यस मैम, ये न्यूक्लियोटाइड्स निकाल दें। न्यूक्लियोटाइड्स के एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म के पाथवेज हैं जिन्हें हमने अभी पढ़ना है थर्सडे और फ्राइडे को, उसको मैं एक्सक्लूड कर। यस मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और इसी फाइल को मैं अपलोड करूंगी ताकि आप लोग एलएमएस में देख मैम इसको दोबारा नोट कर लें। मैम ये जो आपने टॉपिक एक्सक्लूड किए हैं ये सिर्फ ओपन बुक के लिए एक्सक्लूड किए हैं या वाइवा के लिए भी? सिर्फ ओपन बुक के लिए एक्सक्लूड हुए हैं, वाइवा के लिए तो मैंने चैप्टर्स ही एक्सक्लूड किए हुए हैं। अगर वाइवा के लिए आप लोग ओके मैम, आपके पास सिर्फ 5 चैप्टर्स हैं, स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, देख सकते हैं यस मैम हो रहे हैं, ठीक है। फैटी एसिड कैटाबोलिज्म, कार्बोहाइड्रेट कैटाबोलिज्म के अंदर आपका पूरा चैप्टर 14 आ जाएगा जिसमें ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस हो। इट मींस के वाइवा में वो इंक्लूडेड है, ठीक है मैम। ठीक है। और अमाइनो एसिड कैटाबोलिज्म विदाउट पाथवेज आप लोगों का जो है ये वाइवा में इंक्लूडेड होगा। जी मैम। यानी इसमें आप लोगों का सेक्शन 18.1 एंड 18.2 इंक्लूडेड होगा और बाकी जो पाथवेज हैं अमाइनो एसिड कैटाबोलिज्म के उनको आपने एक्सक्लूड कर देना है। केल्विन साइकिल में आप लोगों ने सिर्फ 3 स्टेजेस ही पढ़ी थी, उन स्टेजेस को देख लेना है और चैप्टर 19 कंप्लीट। एक्सक्यूज मी मैम, जी बच्चे, तो आप मेंशन कर रही है ना जो एक्सक्लूडेड है, जो इंक्लूडेड है और जहाँ से हमने पढ़ना है, प्लीज ये थोड़ा सा आप इधर ही मेंशन कर दें ताकि जब हम पढ़ने बैठेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। जी बिल्कुल, मैंने मेंशन किया हुआ है। जैसे आप ये वाली फाइल जब खोलेंगे ना वाइवा वर्स, तो इसमें आपको पता है कि आपने फैटी एसिड कैटाबोलिज्म प्रिपेयर करना है, कार्बोहाइड्रेट कैटाबोलिज्म प्रिपेयर करना है, जिसमें आपके पास चैप्टर 14 के अंदर जो ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। इसमें आपके पास ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस आ जाएगा। नीचे आप लोगों के पास अमाइनो एसिड कैटाबोलिज्म है, उसमें मैंने ये चीज मेंशन कर दी है कि इट इज विदाउट पाथवे, यानी इसमें आप लोगों को पाथवे करने की जरूरत नहीं है। पाथवे के अलावा जो चैप्टर 18 का कंटेंट आप लोगों ने पढ़ा है अमाइनो एसिड के हवाले से, जिसमें आप लोगों ने अमाइनो ट्रांसफरेजेस के बारे में पढ़ा है, यूरिया साइकिल के बारे में पढ़ा है, बाकी जो लेक्चर था उसको आपने करना है और पाथवेज को आपने एक्सक्लूड करना है। उसके बाद चैप्टर 19 कंप्लीट है, बिकॉज इसमें आपके पास ज्यादातर थ्योरी आ जाती है चैप्टर 19 के अंदर, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि इसके अंदर आप लोगों के क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कैरियर्स कितने हैं, प्रोटॉन पंप्स कितने हैं, एटीपीज किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, रिलेशनल कैटालिसिस, लाइट रिएक्शन में फोटो सिस्टम्स का क्या रोल है, और केल्विन साइकिल के अंदर डार्क रिएक्शन और उसकी 3 स्टेजेस, ठीक है। ये फाइल बिल्कुल ऐसे ही मैंने इसको कंप्लीट मेंशन कर दिया चीजों को, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो टेक होम एग्जाम वाली फाइल है जिसमें मैंने चीजें एक्सक्लूड की हैं, जो चीजें मैंने एक्सक्लूड की हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दी है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आप सिंपली देखें कि प्रिंसिपल्स ऑफ बायोएनर्जेटिक्स आप लोगों का इसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस में से क्वेश्चंस नहीं आएंगे और न्यूक्लियोटाइड्स में से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। जी मैम।
यस मैम। ओके, और बाकी पाथवेज को लेके परेशान नहीं होइएगा। अमाइनो एसिड बायोसिंथेसिस या अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म के पाथवेज में से डेफिनेटली अगर कोई क्वेश्चन आता भी है तो वो साफ सीधा एंजाइम्स के अबाउट होगा या फिर जो है वो किसी प्रिकर्सर या इंटरमीडिएट के अबाउट होगा। ये इंटरमीडिएट किस पाथवे में यूज हो रहा है और किस तरह से ये अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ये मैंने एक हिंट दे दिया है, पाथवेज को इस तरह से प्रिपेयर कीजिए। मैम ये अमाइनो एसिड वाली लास्ट वाली बात आप एक बार रिपीट कर देंगे, आवाज नहीं आई। अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म, अमाइनो एसिड एनाबॉलिज्म के जो पाथवेज हैं वो जब मैंने पढ़ाया तो आप लोगों को आइडिया होगा काफी कॉम्प्लेक्स किस्म के पाथवेज हैं वो, ठीक है। और वो मैंने आप लोगों को सिर्फ स्लाइड्स में से करने के लिए कहा। इसमें से क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं लाइक ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड है, उसकी डिग्रेडेशन के अंदर जो है वो कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, उस एंजाइम का मैं नेम दे के पूछ सकती हूँ कि ये एंजाइम जो है वो कौन से अमाइनो एसिड की डिग्रेडेशन में यूज हो रहा है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू इंटरमीडिएट, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पूछती हूँ कि एलानिन अल्टीमेटली जो है वो किस प्रोडक्ट के अंदर क्लीव होगा या उसकी डिग्रेडेशन से कौन सी प्रोडक्ट आएगी, सो एलानिन की डिग्रेडेशन से पायरोवेट प्रोड्यूस होती है। सो इस तरह से आपने थोड़ा सा जो है वो टेक्निकली इन चीजों को लेके चलना है, यानी पूरे का पूरा पाथवे विद स्ट्रक्चर्स करने की जरूरत नहीं है, बल्कि पाथवे के अंदर यूज होने वाले इंटरमीडिएट्स और एंजाइम्स को आपने जो है वो ज्यादा गौर से देखना है। इस बेस पे क्वेश्चंस आएंगे पाथवेज में। ठीक हो गया? यस मैम। चले बच्चों, यहाँ तक आप लोगों की असेसमेंट मैम सारी मीटिंग थी। जी जी चलिए। मैम ये वाइवा जो होगा इसमें वीडियो ऑन होगी? डिपेंड करता है, अगर किसी स्टूडेंट की जो है वो इंटरनेट एक्सेस इतनी अच्छी नहीं है, कनेक्शन इतने अच्छे नहीं है, तो विदाउट वीडियो ऑन किए भी जो है वो वाइवा हो सकता है, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल ठीक ये है मैम। जरूरी है। ओके मैम। ठीक है, तो बच्चों इस रिकॉर्डिंग को मैं एलएमएस पे अपलोड कर दूंगी। जो ये तीनों फाइल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं प्रेजेंटेशन टॉपिक्स के अलावा, क्योंकि टॉपिक्स ये आप लोगों के जब मुझे ग्रुप्स मिलेंगे उसके बाद मैं वो अपलोड करूँगी। ये आप लोगों का कोर्स वाइवा का टेक होम एग्जाम का कोर्स और इसके अलावा जो असेसमेंट क्राइटेरिया है इसको मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगी, वहाँ से डाउनलोड करके इसे अपने पास रखें और उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट करें। जी फारिया। मैम आपने ग्रुप मेंबर्स के बारे में क्या बताया था, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम कितने होने चाहिए? आपके ग्रुप में जो है वो 5 to 6 स्टूडेंट्स हो सकते हैं हर ग्रुप में, ठीक है। तो ये ग्रुपिंग करके मेरे साथ शेयर कर दें, कल तक इंशाल्लाह मैं हर ग्रुप के आगे उसका रिस्पेक्टिव टॉपिक लिख के एलएनएस पे अपलोड कर दूंगी। मतलब मिनिमम 5 होना लाजमी है? हाँ जी, मिनिमम 5 होना लाजमी है, 5 से कम नहीं। मैम ग्रुप नेम आपको सेंड करने हैं? रुबाब को सेंड करें, रुबाब ऐसा शेयर कर दें। ओके मैम। ठीक है, चलें बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फाइनल और प्रिपरेशन स्टार्ट करें। जहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम आती है मेरे से फिर कम्युनिकेट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी कल आप लोगों थैंक यू सो मच मैम। क्विज है, उस क्विज को दें, असाइनमेंट फाइनल करें और इंशाल्लाह मैं सेशनल्स की फाइल भी शेयर कर दूंगी। बाकी साथ साथ चीजों को जहाँ जहाँ आप लोगों को प्रॉब्लम ओके आती है मैम। ठीक है। ओके मैम। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।